गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का अध्याय 2 जो हम कर रहे थे, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, उसका लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो चंद्रमा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ था, पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार से हुआ था। आज हम बात करेंगे कि जो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, जलमंडल है और जैव मंडल है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ था। स्थल मंडल की बात हमने पहले कर ली थी। तो देखें कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। कौन कौन सी गैसें अभी हैं, जैसे आपको पता होगा, सबसे ज्यादा 78% हमारे नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ था। अब एक बार आप रिकॉल करें, आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कौन सी बताई थी? हीलियम और हाइड्रोजन। मैंने कल आपको बताई थी कि हीलियम जो हाइड्रोजन है वो जो प्रारंभ में जो वायुमंडल था उसमें थी। तो पहले तो उनका ह्रास हुआ उन गैसों का पहली स्टेज में। तो दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। किस किसने सहयोग किया? पृथ्वी के अंदर से जो भाप निकली और जो जलवाष्प निकला, वाटर वेपर्स, उन्होंने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंतिम अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने संशोधित किया। अब देखिए किस किस का योगदान था। सबसे पहले तो जो पहले वाली आदिकालिक गैसें थी उनका ह्रास हुआ। फिर क्या हुआ, जो भाप और जो जलवाष्प निकले उनसे वायुमंडल के विकास में योगदान मिला। और तीसरा क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी उसने भी वायुमंडल के विकास में अपना सहयोग दिया। तो इन तीनों का योगदान था। अब डिटेल में देखें तीनों ही अवस्थाओं को। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। आज आपका क्वेश्चन एक रहेगा ये कि प्रारंभिक वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया था और ऐसा केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ था। सौर पवन के कारण क्या हुआ? पृथ्वी से दूर हो गया था। और ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर नहीं हुआ था, पार्थिव ग्रह, मैंने आपको बताए थे 2 प्रकार के ग्रह हैं, पार्थिव और जोवियन। पार्थिव कौन से हैं? जो पृथ्वी की तरह पृथ्वी जैसी विशेषताएं जिनके अंदर पाई जाती हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हैं। तो पृथ्वी के अलावा इन 3 ग्रहों में भी क्या था? ऐसा ही हुआ था। पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। जैसे पहली अवस्था की बात करी कि गैसों का ह्रास हो, तो कैसे हुआ? जो सौर पवन थी ना, उसने क्या कर दिया? इनको धकेल दिया, वायुमंडल से इनको बाहर निकाल दिया, फिर इनको समाप्त कर दिया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। अब आप समझ गए होंगे कि पहली अवस्था में क्या क्या हुआ था और किस प्रकार से जो पहले वाली जो गैसें थी हाइड्रोजन, हीलियम, उनका ह्रास हुआ। अब दूसरी अवस्था में चलते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर आए। बताया था ना मैंने आपको कि दूसरी अवस्था में क्या हुआ था? पृथ्वी के अंदर से क्या क्या निकला? गैसें और जलवाष्प, वाटर वेपर्स निकले बाहर। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ, यानी कि इनका योगदान बहुत ज्यादा है। अब भी आप देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में गैसें हैं, धूलकण है और जलवाष्प पाए जाते हैं। इन सब का महत्व हमारे वायुमंडल में ये पाए जाते हैं। तो इनका विकास उस समय हुआ। अब तीसरी अवस्था में चलते, अभी एक बार इसमें और देख लीजिए। और क्या है? आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में थे और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत ही कम थी। यानी कि अगर शुरू की बात करें तो वाटर वेपर थे, उसमें जलवाष्प थे, नाइट्रोजन की मात्रा थी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थी, मीथेन गैस और अमोनिया थी। लेकिन जो ऑक्सीजन अब जो 21% है वो बहुत ही कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस से धरती पर आई, तीसरी स्टेज की ओर चलेंगे अब हमें, उसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। यानी कि गैस उत्सर्जन किसको कहते हैं? जिस प्रक्रिया में पृथ्वी के भीतर से गैसें धरती के ऊपर आई उसी को क्या कहा जाता है? गैस उत्सर्जन उसको कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प गैसें बढ़ने लगी और पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन भी शुरू हो गया। अब क्या हुआ? जो लगातार जो एक क्रिया चलती रही, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, वायुमंडल में जलवाष्प वगैरह बढ़ने लगे। अब देखें आप, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। गर्मी अगर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? जलवाष्प, इवेपोरेशन बढ़ेगी और उससे क्या होगा? जलवाष्प भी बढ़ेगा और गैसें बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन क्या होता है कि पानी, जो वायु है उसके अंदर पानी की मात्रा, जो पानी के जो कण हैं उनकी मात्रा बढ़ जाना, संघनन शुरू हो गया। और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक
वर्षा हुई। अब संघनन की प्रक्रिया के बारे में वैसे हम आगे के चैप्टर आपके जब आएंगे तो उनमें भी बात करेंगे कि संघनन क्या होता है। तो संघनन की प्रक्रिया से बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है। तो ये अत्यधिक हुई और जिससे अत्यधिक क्या हुई, वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा। गर्त मतलब गड्ढे एक प्रकार से, जिससे महासागर बना। लेकिन ये गड्ढे छोटे गड्ढे नहीं थे, जो बड़े बड़े गड्ढे जो पृथ्वी पर थे वो गर्त थे, उनको बोला जाता था, जिनमें महासागर बने, क्योंकि पानी इकट्ठा हो गया वर्षा का। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। कितना समय लगा इनको? पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद 50 करोड़ साल उनको लगे। इसलिए महासागर लगभग कितने साल पहले बने? 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। ये हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो जीवन के जो अवशेष मिले हैं वो कितने साल पुराने मिले? 380 करोड़ साल पुराने पृथ्वी पर अवशेष मिले हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विकसित हुई थी। 250 से लेके 300 करोड़ जो पौधों में अंदर पौधे भोजन प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो वो आज से लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले की वो घटना है, विकसित हुई थी। जीवन लंबे समय तक महासागरों तक सीमित रहा था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन ही है। यानी कि ऑक्सीजन कैसे बढ़ी थी? महासागरों के कारण बढ़ी थी। और जीवन सबसे पहले बता देती हूँ, वैसे मैं आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि सबसे पहले जो जीवन का उद्भव हुआ था वो किसमें हुआ था? महासागरों में हुआ था। धरातल पर तो जीवन बाद में आया है। 200 करोड़ वर्ष पूर्व वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतृप्त हो गई। 200 करोड़ पहले क्या हो गया था? जो आज जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना, वो 200 करोड़ साल पहले संतृप्त, यानी कि अब वाली जो जितनी परसेंटेज है, 21% है, वो 200 करोड़ साल पहले हो चुकी थी। इसके बाद बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति की। जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। यानी कि जैव मंडल की बात हम करेंगे। वायुमंडल हो गया हमारा, जलमंडल हो गया, बात करेंगे जैव मंडल। जो हमारा जीवन जो है वो किस प्रकार से आया था? पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। यानी कि ये भी क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया थी। पहले तो जैव अणु बने, उसके बाद निर्जीव पदार्थ थे वो जीवित तत्वों में परिवर्तित हो गए। उसके कारण हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। यानी कि जो हमारी चट्टानें जो देखी जाती है उनमें जो अवशेष मिलते हैं उनसे बताया जाता है कि जीवन पाया जाता था। कौन कौन से जीवों का विकास कब कब हुआ था, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल संरचना से मिलती जुलती है। अगर देखें 300 करोड़ साल पहले भूगर्भिक सैल, पुरानी जो भूगर्भिक सैलें हैं, जो चट्टाने हैं, उनके अंदर अगर हम सूक्ष्मदर्शी संरचना देखें, जो जीवों के जो अवशेष मिले हैं, वो जो आज की शैवाल है उससे बिल्कुल एज इट इज मैच करते हैं शैवाल से। इसके बाद बात करते हैं एक कोषीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक के जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त होता है। यानी कि एक कोषीय के जीवाणु पहले बना था और उससे मनुष्य किस प्रकार से बना, कितना लंबा समय लगा, ये हम किसमें देख सकते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। वो मैं आपको अभी समझाऊंगी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें क्योंकि काफी डीप ये है। पहले तो ऊपर देखिए कि इसके मैंने 6 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले का जो टाइम था वो था ईयान। याद रखना इसको, आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक इसमें से है। ईयान क्या बोला जाता है? ईयान। उसके बाद आया महाकल्प, उसके बाद आया कल्प, उसके बाद युग, उसके बाद मैंने लिख रखा है कि जो ये युग आए थे ये कौन से कब तक थे, तो इनका टाइम पीरियड बता रखा है कि इनकी आयु कितनी थी, अब से कितने साल पहले की बात है। और इनमें जीवन की मुख्य घटना है कि कौन कौन से जीवों का इनमें उदय हुआ था, किस किस समय पर। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जो सबसे लंबी जो अवधि कही जाती है वो कही जाती है ईयान की, क्योंकि आप याद रखेंगे मैं नीचे से चलूंगी, यहाँ उल्टा कर रखा है, हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, जैसे आधुनिक काल से हम पीछे की ओर जाएंगे तो उल्टा हम चलेंगे। नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो हम जो शुरुआत जो हुई है पृथ्वी की उससे हम चलेंगे। तो ईयान का जो टाइम पीरियड है वो सबसे लंबा है। अगर आप देखें तो ईयान सबसे पहले शुरू हुआ था, जैसे बिग बैंग हुआ था, सुपरनोवा, तारों की उत्पत्ति हुई थी, फिर हेडियन आया था, फिर आद महाकल्प आया था और प्राग जीव प्रोटोजोइक आया था। तो सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है वो किसका है? ईयान का है। तो ये हम देख लेते हैं। हम यहाँ से चलेंगे आधुनिक काल से, हम बैक साइड जैसे चलते हुए करेंगे इसको।
सबसे पहले महाकल्प में देखें नूतन बोला जाता है, ये आधुनिक काल के सबसे नजदीक है नूतन, जिसको नियोजोइक कहा जाता है। चतुर्थ कल्प, कल्प कौन सा आ जाता है इसमें, चतुर्थ कल्प पीरियड जिसको हम कहते हैं। और युग अपोच जो है वो कौन सी अपोच, अभिनव नूतन और अत्यंत नूतन। कौन कौन सी, अभिनव नए को बोला जाता है, जैसे अभिनव नूतन और अत्यंत नूतन। और इसका जो टाइम पीरियड अब से हम बात करेंगे आधुनिक काल से 0 से लेके 20 लाख वर्ष पहले की बात है। कितने साल पहले की, 20 लाख वर्ष पहले की बात है कि 20 लाख वर्ष पहले कौन सा महाकल्प था, नूतन। कल्प कौन सा था, चतुर्थ। और युग कौन सा था, अभिनव और अत्यंत नूतन। और इसमें किसका विकास हुआ, आधुनिक मानव। आज जो मानव वो कितने साल पहले आ चुका था, 20 लाख वर्ष पहले आ चुका था। इसके बाद चलेंगे नवजीवन, जो नियोजोइक से जो पहले था, नवजीवन या फिर सैन्योजोइक इसको कहा जाता है, जो कितने साल पहले था, 6.3 करोड़ से वर्ष पहले जो था, 20 लाख से लेके 6.3 करोड़, 20 लाख से, जैसे उल्टा मैंने कहा उल्टा चलेंगे तो 20 लाख से लेके 6.3 करोड़ वर्ष पहले तृतीय एक कल्प था। इसमें देखें आप ध्यान से 5 युग हैं, अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन, आदि नूतन और पुरानूतन। इसका टाइम पीरियड वही है, 20 लाख से 50 लाख तक तो ये था अति नूतन। और शुरुआत इसकी कब है, 5.7 करोड़ से लेके 6.5 करोड़, जो पुरानूतन की मैं बात कर रही हूँ। इसमें देखें आप, अति नूतन में मनुष्य के पूर्वज थे, अल्प नूतन में वन मानुष था, वनों में जो रहता था वन मानुष, जो बंदर की जैसे कुछ जैसे जिसके अंदर लक्षण थे। आदिनूतन जंतु, आदि नूतन में खरगोश जैसे जीवों का विकास होता है, और पुरानूतन में चूहे जैसे जीवों का विकास हुआ था। इसके बाद और आगे चलेंगे हम, मध्य जीव या मेसोजोइक, नियोजोइक, सैनोजोइक, मेसोजोइक, मध्य का है ये, 2 इससे नीचे है, 2 इससे ऊपर है, मेसोजोइक द्वितीय कल्प इसमें आ जाएगा। इसमें 3 युग हैं, क्रेटेशियन, जुरैसिक और ट्रियासिक। कौन कौन से, क्रेटेशियन, जुरैसिक और ट्रियासिक। क्रेटेशियन रहा था 6.5 करोड़ से पहले, और जो ट्रियासिक है वो 24.5 करोड़ वर्ष पहले। यानी कि इस जो मध्य जीव है उसकी अवधि कब रही है, 6.5 करोड़, ये खत्म हुआ, मतलब ये शुरू हुआ, इससे पहले की बात करें 6.5 करोड़ से लेके 24.5 करोड़ वर्ष से पहले की बात ये है। इसमें देखें आप, क्रेटेशियन में आए थे, डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रेटेशियन में। जुरैसिक में डायनासोर का जन्म हुआ था, डायनासोर का युग भी इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट आपका ये है, जुरैसिक डायनासोर का युग इसको कहा जाता है। और डायनासोर विलुप्त किस में हुए थे, क्रेटेशियन में। और ट्रियासिक, इसमें समुद्री कछुए और मेंढक जैसे जीवों का जन्म हुआ था। कौन कौन से, समुद्री जीव, मेंढक। अब जैसे मैंने कहा ना कि समुद्र में जीवन पहले आया था, तो हम उल्टा चल रहे हैं। अब नीचे जाते जाएंगे ना तो जीव कम होते जाएंगे और समुद्री जीव आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो चौथा जो है वो जो महाकल्प है वो है पुराजीव, पैलियोजोइक। कौन सा, पैलियोजोइक। अब देखें ऊपर से फिर से देख लें, नियोजोइक, सैन्योजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। आप इनको इंग्लिश में अगर करते तो मेरे हिसाब से आप ज्यादा जल्दी इसको याद कर पाएंगे। प्रथम कल्प आ जाता है, इसमें पीरियड आ जाता है। अब इसमें भी 6 युग हैं, अपोच हैं, यूरमियन, परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलेरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। एक बार फिर से देख लें, परमियन है, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलेरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। ये जो टाइम पीरियड था पुराजीव का, पैलियोजोइक का, वो था 24.5 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष पूर्व। इनकी उल्टा चलते 57 करोड़ वर्ष से लेके 24.5 करोड़ वर्ष तक जो टाइम पीरियड है वो किसका रहा था, पुराजीव का। अब देखिए परमियन में कौन से जीव आए थे, रेंगने वाले जीव। जो रेंगने वाले जीव आज हम देखते हैं जैसे कि छिपकली है, गिरगिट है, ये सारे कब आए थे, परमियन में। कार्बोनिफेरस में क्या थे, रीढ़ की हड्डी वाले जीव। कौन से जीव, रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर है वो सारे जीव आ गए थे। डिवोनियन में स्थलीय और जलीय जीव दोनों। अब जलीय के साथ साथ स्थलीय जीवों का भी विकास शुरू हुआ था कब, डिवोनियन में। सिलेरियन में पौधे, जो स्थल पर जो पौधे ना उनकी बात करी मैं, जलीय पौधे भी होते लेकिन स्थल पर पौधे कब आ गए थे, सिलेरियन में। इनकी स्थल पर पहले पौधे आए फिर क्या आए, जीव आए। ऑर्डोविशियन में पहली मछली, यानी कि मछलियों का विकास कब हुआ था ज्यादा, ऑर्डोविशियन में। सिलेरियन में भी आपको बता देती हूँ कि मछलियों का विकास बहुत ज्यादा हो गया था सिलेरियन में एकदम से, ऑर्डोविशियन में शुरुआत हो गई थी। और कैम्ब्रियन में केवल जल में बिना रीढ़ वाले जीव, केवल बिना रीढ़ वाले जीव थे, वो जल में थे, स्थल पर कोई जीव उस समय पर नहीं था। इसके बाद लास्ट जो हमारा आता है प्री पैलियोजोइक, इसको बोला जाता है प्री पैलियोजोइक पीरियड, यानी कि महाकल्प, सॉरी पीरियड नहीं, महाकल्प, प्री पैलियोजोइक। और इसका कल्प यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रथम कल्प की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, यहाँ से नहीं मानी जाती है। पूर्व कैम्ब्रियन, जैसे कैम्ब्रियन था उसी का पूर्व कैम्ब्रियन यहाँ पे कर दिया गया है। और ये था 57 करोड़ वर्ष से लेके 4.8 अरब वर्ष, और भी पुराने समय में चले गए हैं। 4.8 अरब से लेके कब तक चला, 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। और इसमें जो जीव वो देखिए कौन कौन से आए थे,
इसमें जो जोड़ों वाले जीव हैं, जिनमें जोड़ ज्यादा होते थे शरीर में, वो जीव थे एक कोशिकीय जीवाणु, जिसकी बात मैंने अभी की थी कि एक कोशिकीय जीवाणु से मनुष्य किस प्रकार से बना, महाद्वीप और महासागर बने, महासागर वायुमंडल बना, CO2 की अधिकता उसमें पर पाई जाती थी। और इधर अगर आप देखेंगे जो हमारा ईयान है, ईयान में देखें प्राग जीव या प्रोटोजोइक बोला जाता है, इसको आधकल्प भी महाकल्प भी कहा जाता है। हेडियन आया था, हेडियन में जैसे महासागर वायुमंडल बने थे। इसके बाद लास्ट जो टाइम पीरियड है वो अगर आप देखें तो सबसे पुराना जब शुरुआत हुई थी पृथ्वी की और तारों की उत्पत्ति की, तारों की उत्पत्ति कितने साल पहले बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको, 5 अरब वर्ष पहले। और जो बिग बैंग की जो घटना वो कितने साल पहले हुई थी, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी बिग बैंग की घटना, और बीच में इनकी थी सुपरनोवा। अगर इधर देखें आप, तारों की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले और सूर्य की उत्पत्ति भी इसी समय की घटना थी। इसके बाद अगर हम देखें बिग बैंग तो 13.7 अरब वर्ष पहले, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी के अनुसार बताई जाती है, किसके अनुसार, बिग बैंग की घटना के अनुसार। जो सुपरनोवा की घटना वो 12 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो अगर आप इधर से चलेंगे तो और भी अच्छे से इनको देख पाएंगे। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति, फिर जैसे पूर्व कैम्ब्रियन युग आया था जिसमें बिना रीढ़ वाले जीव थे, जोड़ों वाले जीव थे, एक कोश के जीव थे। फिर धीरे धीरे जलीय जीवों का विकास हुआ, फिर मछलियां आती हैं, फिर पौधे आते हैं, फिर दोनों प्रकार के जीव आ जाते हैं, फिर रीढ़ की हड्डी वाले जीव, रेंगने वाले जीव। फिर देखें ऊपर जाते जाएंगे ना, स्थल वाले जीव बढ़ते जाएंगे, समुद्री कछुआ है, मेंढक है, फिर डायनासोर का युग है, फिर डायनासोर विलुप्त होते हैं, फिर चूहे आते हैं, खरगोश आते हैं, फिर जंतु आते हैं पृथ्वी पर, धरातल पर की बात करी मैं, और वन मानुष और मनुष्य के पूर्वज, और लास्ट में हमारा आधुनिक मानव है, उसका विकास होता है। तो ये कितना लंबा समय पीरियड था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपको दिखाया। तो आप इसको एक बार फिर से, जो आपका क्लासरूम ऐप उसमें होमवर्क भेजा जाता है उसमें भी आप एक बार इसको देखिए। जिन बच्चों के पास NCERT की बुक है उसमें भी आप इसको अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके होमवर्क की। आज हमारा लेसन पूरा होने जा रहा है, तो आपका होमवर्क क्या क्या रहेगा। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी थी, अभी मैंने आपको समझाया था, इओन की जो अवधि थी वो सबसे लंबी थी। फिर उसके बाद आता है महाकल्प, कल्प और युग। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ध्यान दें इसकी ओर। आपको मैंने 3 स्टेज बताई है वायुमंडल के निर्माण की। सौर पवन, इसका योगदान मैंने आपको बताया था ना, सौर पवन ने जो पुरानी गैसें थी उनको उड़ा दिया था, तो इसका योगदान तो है। विभेदन हुआ था, जो गैसें थी उनका बंटवारा जैसे हुआ था, गैस उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। सॉरी, यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन रहेगा, गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया भी जैसे हुई थी और प्रकाश संश्लेषण भी, विभेदन का जिक्र हमने कहीं नहीं किया, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा विभेदन। इसके बाद नेक्स्ट आता है पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी, हाइड्रोजन और हीलियम। अब कौन सी ज्यादा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। शुरुआत की बात यहाँ पे की है, पृथ्वी के वायुमंडल की निर्मित करने की प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन और हीलियम, या तीनों, या आपके NCERT के क्वेश्चन है। वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं, और आप तीनों अवस्थाएं जैसे आपको कहां से कहां तक करना है, यहां से लेके आपको पहले मोटा मोटा मैंने आपको बताया तीनों अवस्थाएं, फिर डिटेल में हमने करा, तो आपको यहां तक इनको पूरा का पूरा करना है तीनों अवस्थाओं को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब विकसित हुई थी, आपको टाइम बताना है। मैं बता चुकी हूँ आपको। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतृप्त कब हुई थी, इसमें भी आपको टाइम बताना है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो बिग बैंग की जो घटना हुई थी वो हम ऑलरेडी कर चुके, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था, तो वो देख लीजिए, 13.7 अरब वर्ष पहले। ये हमारा लेसन हो गया कंप्लीट। कल हम 3rd लेसन इसका शुरू करेंगे। जितना भी आज हमने किया उसको अच्छे प्रकार से नोटबुक में उतारें, लेसन को भी आप साथ साथ रीड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।